Hello and welcome to चहल अकेडमी लेक्चर नंबर 2 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस 2 पार्टीशन। आज हम चैप्टर नंबर 2 में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों यूरोपियंस में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सक्सेसफुल। आप सब जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारे एरियाज को कंट्रोल कर लिया और उसके बाद बाकी सारी यूरोपियन पावर्स अब बहुत ही लिमिटेड स्केल ऑफ पे जो है ट्रेड कर रही हैं और वो ट्रेड भी जो किया जा रहा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। आखिर क्या हुआ? मद्रास का वो रीजन आपको याद होगा जहां से कार्नेटी की शुरुआत भी की गई और प्लस अब ये क्लियर हो गया था कि अब समय आ चुका है कि किसी तरीके से बंगाल के रीजन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बंगाल के रीजन को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं था। वहीं पर ये सारी चीजें क्लियर थी कि सिराजुद्दौला के पास एक अच्छी खासी आर्मी है और उसके पास एक अच्छा बंदा भी है जो कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम मीर जाफर है। क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लियरली मेंशन करती है, जहां पे ये क्लियरली है कि यहां से कोई लड़ाई इतनी बड़ी तो नहीं लड़ी गई, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी रची गई जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सारे दरवाजे खुल गए। हिस्टोरियंस का माने तो ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन आगे जो आने वाला सफर था जो बैटल ऑफ प्लासी से उनको मिला कि वो एक पॉलिटिकली सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे ये सारा सिस्टम चलता है, वो इनको बैटल ऑफ प्लासी से मिला। सिराजुद्दौला बार बार ये कह रहे थे कि कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं होगी और कुछ भी करना है तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा। वहीं पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्लियर कर चुकी थी कि उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, जिसके चलते हुए फरमान भी है और वो ये मानते थे कि मुगलों ने उनको ये क्लियरली कहा था कि वो बंगाल के साथ ड्यूटी फ्री ट्रेड हो सकता है। लेकिन सिराजुद्दौला के अकॉर्डिंग अब क्योंकि ये सूबा उनके अंडर है तो जो कुछ भी डिसीजंस होंगे वो वही लेंगे। इसी के चलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बार बार उनको मना कर रही थी कि अटैक ना हो, और यही वो वजह बना जहां से ब्लैक होल का सिस्टम निकल के आया कि काफी सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स और कुछ बच्चे दम घुटने से मर गए। अब ये बात जब मद्रास की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलती है कि हमारे ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया गया है और वो भी कोई छोटा बंदा अटैक करे सिराजुद्दौला जैसा, और उससे पहले क्योंकि काफी मद्रास के अंदर वो स्ट्रांग भी हो चुके थे, यही लेके कंसेप्ट बना और इसी को हमने बैटल ऑफ प्लासी के इवेंट जहां से ब्रिटिश डोमिनेंस शुरू होता है फ्रॉम 1757। अक्सर आप देखेंगे कि इस डेट को हम बार बार मेंशन इसलिए करवाते हैं कि यही वो डेट थी जिसने भारत की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरली पूरा चेंज करके रख दिया। यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रास्ते दिख गए जिससे वो पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते थे और ये भी श्योर हो गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जल्दी एक्सपैंड भी करेगी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके आएंगे जिसको ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहेंगे, और यहां पे बंगाल के सिराजुद्दौला को बिल्कुल हरा दिया। अब इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है कि क्यों हारा। उसके पीछे हम ये मानते हैं कि जो सबसे बड़ा रीजन था कि उनकी तरफ से आर्मी लड़ी ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे और इसी के चलते हुए एक बहुत बड़ी हार, और यहां से फिर शुरू होता है दिस विक्ट्री laid the foundation for the British political control in Bengal, and eventually most of the India was controlled after the Battle of Plassey. लेकिन इसके बाद जब ये चीजें हुई और मीर जाफर को कंट्रोल दिया गया, लेकिन ऐसा कंट्रोल जिसमें कोई पावर उनके पास नहीं था। इनिशियल स्टेज में सब कुछ सही रहा, लेकिन लेटर ऑन मीर जाफर को भी ऐसा लगा कि उनको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है और फाइनली वो डच के साथ मिलके ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते हुए ब्रिटिश दोनों को हरा देती है और फाइनली मीर कासिम मीर जाफर की जगह आते हैं। लेकिन इस बार मीर कासिम के जो हौसले थे वो अलग थे और वो कुछ नया करना चाहते थे। इनिशियल स्टेज में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ दिया जो वो डिमांड करते थे, लेटर ऑन उन्होंने भी मना कर दिया कि इस तरीके से ट्रेड नहीं होगा और फाइनली वो ट्रेड सबके लिए फ्री भी कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि अगर बंगाल में सारे ही ट्रेड करेंगे तो फिर उनके लिए क्या रहेगा, और फाइनली इसी को लेके मीर कासिम ने उनके खिलाफ लड़ाई कर दी। लेकिन मीर कासिम ये जानता था कि इतनी बड़ी आर्मी तो नहीं है, इसके चलते हुए उनको और भी सपोर्ट की जरूरत थी, जहां पे उन्होंने अवध और मुगल एम्पायर को भी अपने साथ जोड़ लिया और ये बना बैटल ऑफ बक्सर। हिस्टोरियंस का माने तो आप अब ये कह सकते हैं कि ये वो रियल वॉर थी जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आजमाया कि क्या वो सच में पावरफुल है या नहीं।
बस अब ये समझिएगा कि यही वो बैटल है जिससे पूरी तरीके से भारत के अंदर कॉलोनाइजेशन को इंप्लीमेंट भी करवा दिया। यहां से शुरुआत हुई। दिस बैटल कंफर्म द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन बंगाल, नॉट ओनली इन बंगाल, द रीजन ऑफ अवध वाज आल्सो। निजाम ऑफ हैदराबाद, अगर आपको याद होगा तो इसके बाद इन्होंने काफी सारी ट्रीटीज भी साइन की। इलाहाबाद की ट्रीटी आपको याद होगी, वही बनता है जहां पे बार बार वो इस मुगल एम्पायर का यूज करेंगे और रबर स्टैम्प की तरह उससे लिखवाएंगे कि हर जगह जहां जाना है वो उससे फरमान भी लेंगे। एंड फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी secured the political, the economic dominance from the British East India Company. The other reason we know that what were the reason for the decline of other powerful regions, and I told you कि पोर्टुगल्स के पास इतना कोई पावर तो था ही नहीं, गोवा में ही एक छोटी सी जगह लेके वो रुके हुए हैं, वेपन्स में भी वो इतना ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वहीं पे स्ट्रॉन्ग जनरल अगर आप देखेंगे तो उनके पास एक अच्छे खासे गवर्नर जनरल भी थे, और उसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबल थी। वहीं पे अगर डच का देखें तो उनका लॉस जो हुआ है वो बाद में इंडोनेशिया जाएंगे, वहां से कोशिश करेंगे, एक ट्रीटी भी साइन करेंगे। और फ्रांस के लिए मैं आपको कह चुका हूं कि फ्रांस की सबसे बड़ा रीजन डिक्लाइन का ये था कि उनको यही नहीं पता था कि आखिर रूल करना कहां पे। काफी समय तक मद्रास में रहे, लेकिन वही चीज है ना कि लॉर्ड डुप्लेक्स मेड अ कार्डिनल ब्लंडर। लॉर्ड डुप्लेक्स ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि वो अपनी कामयाबी मद्रास में देखता रहा, वहीं पे रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कामयाबी बंगाल में देखी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लीडर के अंदर कि वो क्या चाहता है। लॉर्ड डुप्लेक्स बहुत अच्छा रूलर तो था शायद, मे बी पीछे से जो लोग थे वो उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाए और बार बार उनको बुलाया जाता था, मीटिंग्स भी नहीं होती थी। इसके चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी से, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, पॉलिटिकली और सोशली भारत को पूरी तरीके से कॉलोनाइज कर पाई। वहीं पे ये पावरफुल कंट्रीज भी थी, लेकिन शायद मे बी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उतनी स्ट्रांग हमें देखने को नहीं मिली। तो इन तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर आने का सिंपल रीजन था कमर्शियल इंटरेस्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे इवॉल्व्ड इनटू अ पॉलिटिकल, सोशल, एंड उसके बाद जो भारत के अंदर इन्होंने लड़ाइयां लड़ी वो तो भारत की थी ही नहीं। एंड फॉर दिस एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पूरी तरीके से भारत में आ गया, और फिर हमारी शुरुआत हुई कैसे इस ब्रिटिश को भारत से निकाला जाए। अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लगाई गई, क्यों परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एक रीजन बना जहां पे इतने सारे लोगों को मार दिया गया, वहीं पे रियोतवारी और महलवारी सिस्टम को क्यों एस्टेब्लिश करना पड़ा, क्या ये सारे सिस्टम फ्लॉप थे, इसी के चलते हुए उन लोगों को कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर करना पड़ा, क्यों भारत के लैंडलेस एग्रीगेरियन सोसाइटी बनी। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।